तुझे नैना लागे पिया सावरे। बैग में कॉमर्स का टेक्स्ट बुक था जब मैंने मोहित सूरी से वो लम्हे वो बातें का ब्रीफ लिया था। मेरे पास कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। अगर मैं दिल झूम की बात करूँ तो देखिए वो फिल्म है 1971 का बैकड्रॉप। मैं गदर 2 जब मैंने थिएटर में देखी और अनिल शर्मा जी को मैंने इंटरवल सीन पे रोते हुए देखा। मैंने सुना कि आपके पिताजी ने किसी के पास गए थे, कैसे मिली पहली फिल्म? वो तो बात है 2005 की, जहर फिल्म थी। पर लोगों को तो मत है कि अगर आपके पिताजी इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो आपको ये मौका ही नहीं मिलता पहला वाला। देखिए जहाँ तक प्रक्रिया की बात है पांडे जी की, हर गाने का जो एक फैब्रिक होता है वो बहुत एक शिद्दत से गुजर के एक सफ़र से गुजर के हम वहाँ पे पहुँचते हैं। कम से कम मैं अपने संगीत को उस तरीके से देखता हूँ। लेकिन अगर उत्तर देना ही है, जैसे मेरा एक गाना है अनवर फिल्म में, तो से नैना लागे। अरे कमाल है। तो से नैना लागे पिया सावरे। तो ये जो मैं 20 साल का था जब मैंने गाना कंपोज किया जी। और फिल्म का नाम था अनवर। तो मेरे पास कोई सॉन्ग बैंक नहीं है। तो जब कोई भी निर्देशक मेरे साथ काम करने के लिए आते हैं तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे पास कोई सॉन्ग बैंक नहीं है, ना तब था ना आज है। अच्छा। तो मैं उनसे मैं दरख्वास्त रखता हूँ कि आप जो है अपनी कहानी मुझे सुनाइए, क्योंकि कहानी से क्या आता है, कहानी से एहसास उत्पन्न होता है। एहसास उत्पन्न होगा तब तो धुन आएगी। क्या बात है। वो फील नहीं आएगा तो कैसे धुन आएगी? हाँ, तो वरना तो फिर मतलब ठीक है, हर किसी का तरीका अलग है। लेकिन मैं कहानी को सुनकर, ऐसा नहीं कि मेरा कोई टैंट्रम है या ऐसा कुछ, वो नहीं है। जैसे जब मैंने गदर 2 अभी की तो मैंने अनिल शर्मा जी, इतने बड़े इतने सीनियर डायरेक्टर, लेकिन उनसे भी मैंने कहा कि सर आप मुझे प्लीज़ एक बार कहानी सुनाइए। और फिर उन्होंने मुझे 3 घंटे तक खुद नरेशन दी। फुल नरेशन आंसुओं के साथ में। ओहो हो। अनिल शर्मा जी को मैंने इंटरवल सीन पे रोते हुए देखा कि जब तारा सिंह जो है अपनी वाइफ को कहता है कि मैं अपने जीते को लेकर आऊंगा वापस, और उन्हें बोला कि वहां पर गाना शुरू होता है, और वो बोल के वो रुक गई, नरेशन वहां पे रुक गया और उनके आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने जाके अपने पानी पिया, अपने आंसू पहुंचे। तो देखिए ये जो मोमेंट्स होते हैं ये आपको प्रेरित करते हैं। तब जाके मैं फिर बैठा सईद कादरी साहब के साथ में, उन्होंने गाना लिखा, ऐ दो जहां के मालिक सुन ले मेरी गुजारिश, मेरे जिगर के टुकड़े के वास्ते ये ख्वाहिश, वो जहां भी जिस जगह हो तेरा हाथ सर पे रखना, उसे खैरियत से रखना। उसे खैरियत से। क्या गाना है, क्या गाना है, कमाल है। खैरियत मतलब जितनी बार सुनता हूँ उतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार जी। तो ये प्रोसेस है, मतलब बहुत अच्छी बात बोली आपने जो मुझे समझ में आई। मैं रिपीट करता हूँ कि जब तक कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आपको बताएगा नहीं कि कहानी क्या है, सीक्वेंस क्या है, सिचुएशन क्या है, तो आप उनसे इंस्पायर होकर गाने बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत है पांडे जी, क्योंकि हम आज के दुनिया में इंसान से हम इतने डिस्कनेक्ट हो गए कि ना, सोशल मीडिया पे बर्थडे विश करते करते हम इतने ये बात तो सही है। ये जो कनेक्शन है, ये दूसरे के आंसुओं को देखकर खुद अंदर से थोड़ा सा नम होना, ये बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली कौन सी फिल्म देख के आप थोड़े नम हुए? कौन सा सीन देख के? मैं गदर 2 जब मैंने थिएटर में देखी और वो जो माहौल मैंने देखा, क्योंकि देखिए मैंने ये किस्से सुने थे शहनशाह के बारे में। मैं मेरे पैदा होने की पहले की बात है, आपने शायद वो दौर देखा है, आपने इतना काम किया है कि शहनशाह में और खुदा गवाह में, मर्द में, बच्चन साहब, ये तो हम सुन के बड़े हुए। लेकिन ये जो माहौल है, सिनेमैटिक उत्सव, क्योंकि मैंने अपने जीवन में म्यूजिकल हिट्स बहुत देखी है। आशिकी 2 देखा है, कबीर सिंह देखा है, सनम रे, जितने मर्डर 2, लेकिन ये जो सिनेमैटिक हिट है, ये मेरी पहली सिनेमैटिक हिट है और मेरी पहली फिल्म जिसने 500 करोड़ का बिजनेस किया। और हाँ, पहली फिल्म है ना आपकी। बट जब पहली फिल्म आपको मिली होगी, हाँ, मैंने सुना कि आपके पिताजी ने किसी के पास गए थे, क्या था, कैसे मिली पहली फिल्म? वो तो बात है 2005 की, जहर फिल्म थी। जहर, हाँ। तो मुकेश भट्ट जी जो है, उन्होंने मेरे पापा को बुलाया था, क्योंकि वो जो गाना था बोल हमें वो बातें, तो आतिफ असलम लाए थे वो गीत, और वो उसको रीअरेंज करके उसको हिंदी फिल्म का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसके मुताबिक उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे थे। तो मेरे पापा तो बहुत जाने माने म्यूज़िक अरेंजर है, आप जानते हैं। तो जब पापा गए थे उस मीटिंग में, तो वहाँ पर एक यंग डायरेक्टर थे, एक यंग सिंगर थे। तो पापा ने उनसे वही कहा कि मैं थोड़ा सा उम्र दराज अपने आप को फील कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने बेटे को भेज देता, वो सही बैठेगा इस माहौल में। तो वो निर्देशक थे मोहित सूरी, जो उस वक्त आई थिंक 22 साल के थे। गायक थे आतिफ असलम, जो 20 साल के थे। और मैं उस वक्त 19 साल का था, मैं कॉमर्स के लेक्चर में बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो मुझे वहीं से फ़ोन करके पापा ने बोला कि कॉलेज से निकलते हुए मैं एनएम में मैंने
मैंने कॉलेजिंग मेरी जो कॉलेज है ग्रेजुएशन एनएम से किया है, तो वहीं पर मुकेश जी का ऑफिस हुआ करता था उस टाइम पे, उसी रोड पर। अच्छा। मैं वहाँ से निकल के उस मीटिंग में गया, मेरे बैग में कॉमर्स का टेक्स्ट बुक था जब मैंने मोहित सूरी से वो लम्हे वो बातें का ब्रीफ लिया था। अरे क्या बात है। ऐसा होता है कि जैसे आपके पिताजी इस इंडस्ट्री में थे जी ऑलरेडी, प्यारेलाल जी तो खैर है ही हैं, जी इन परिवार खानदान, जी। ये नेपोटिज्म जैसा शब्द होता है हिंदुस्तान में? लोग तो बहुत ही बवाल मचा चुके हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे देखते हो। ओके। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे वर्ड का उस इंग्लिश वर्ड का असली मतलब भी नहीं पता, तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप परिवारवाद की बात करें, तो मेरे परिवार की वजह से मैंने क्या बोलते हैं ना कि रियाज के समय फटके भी बहुत खाए हैं। हाँ, तो ये भी परिवारवाद है। परिवारवाद है बिल्कुल, क्योंकि मैं इस खानदान से आता और हूँ। एम्बेरस भी हुए होंगे, लोगों ने कई बार बोला कि तुम उनका बेटे हो, तुमको ये नहीं मालूम, तुमको ये नहीं करना आता है। ये भी हो सकता है, कई बार हो सकता है किसी आर्टिस्ट के साथ हो। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ पांडे जी क्योंकि मेरे पापा ने सुबह 4:30 बजे उठकर मुझे रियाज कराया है। तो वो भी परिवार का ही हिस्सा है, क्योंकि वो घराने का हिस्सा है। मैं जब मेरे दादाजी इस तरीके से हमको सिखाते आए हैं, और जो बलिदान मुझे करने पड़े, क्योंकि मेरे पापा के फैमिली, अपने नाम की बात की, नाम के साथ एक क्या उसकी जिम्मेदारी है, महिमा उसकी जुड़ी हुई है। आपने कहा तो पापा ने वही कहा, तो अगर आपको अपने बड़ों के नाम को, मेरे दादाजी पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने 5000 से ज्यादा संगीतकारों को सिखाया है। और किन किन को सिखाया? बहुत सारे लोग उनके शागिर्द हैं। अनु मलिक जी उनके सबसे बड़े, तो प्यारे जी उनके शागिर्द हैं। अनु मलिक जी उनके शागिर्द हैं। जतिन ललित जी ने उनसे सीखा है। ललित जी ने उनसे सीखा है। बहुत सारे लोग, अमर हल्दीपुर साहब भी उनसे सीखा है, और विजुषा जी उनसे सीखे हैं। तो क्या सीखते थे? वो सब इंस्ट्रूमेंट सिखाते थे। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट सिखाते थे? सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाते थे, और संगीत, रियाज, क्लासिकल, वोकल भी, बिल्कुल सब चीज सिखाते थे। अच्छा, बेसिकली टीचर थे वो प्रॉपर गुरु थे। अच्छा। और उन्होंने, आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक जितने भी स्टूडेंट सिखाए, किसी से भी फीस नहीं ली। तो घर कैसे चलता था? गुरु दक्षिणा। हाँ, उस परंपरा, गुरु दक्षिणा जो है हमारे देश की परंपरा, भूलिए मत इतनी आसानी से। तो वो जो लेकिन एक जीवन उनका था, सादा जीवन था। ऑफ कोर्स उनका बेटा जो है प्यारे जी, देश के सबसे दिग्गज संगीतकार बन गए, लेकिन तब भी दादाजी जो है वो लुंगी कुर्ता में ही जीते थे, और अंत तक ऐसे ही रहे। क्या डेडिकेशन होगा ना यार, क्या समर्पण होगा। आजकल के तो संगीत के मास्टर जी आते हैं और करवाते कुछ नहीं है, पैसा वाले जाते हैं महीने के एंड में। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक बहुत नामी कंपोजर रहे, सुरेंद्र सोडी। हाँ, सुरेंद्र सोडी में जानता हूं। सोडी जी, तो उनको भी मेरे दादाजी ने सिखाया, और उनको बाकायदा बांध कर सिखाया, क्योंकि वो भाग जाया करते थे। अच्छा, बांध के सिखाया, क्योंकि उनके जो परिवार वाले थे जो उनको लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी बोलते थे उनको, दादाजी को, कि आप इसको सिखाइए, क्योंकि इनके परिवार में कोई नहीं है, तो इसका जीवन जो है सही बनना चाहिए। तो दादाजी ने व्यक्तिगत उसमें समय देकर, भावनाएं डालकर उनको बांध कर सिखाया कि वो इतने, हमारे इंडस्ट्री के सबसे ज्ञानी जो लोग हैं उनमें से उनका एक नाम आता है, सोडी जी का। तो मतलब ये पैशन भी होता है ना भाई, टीचिंग का पैशन भी है। बिल्कुल है ना। आप किस चीज़ के बारे में, अगर मैं बोलूँ कि 3 घंटे सिखा सकते हैं मुझे, क्या चीज़ संगीत के सिवाय कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या चीज़ होगी? बहुत सारी चीज़ें। मुझे क्या बोलते हैं कि नज़रिया तो मेरा है, काफ़ी चीज़ों पर है। बताइए। नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जीवन अपने आप में बहुत, आप जीवन के बारे में मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। लेकिन हमारा वो मुद्दा रह गया, मैं परिवारवाद की हम जो बात कर रहे थे, देखिए उसका एक क्या बोलेंगे फ्लिप साइड तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो रियाज किया, वो जो मैंने बलिदान दिए, वो त्याग किया, इसीलिए मैं अपने सफ़र में कामयाबी हो सका। पर लोगों को तो मत है कि अगर आपके पिताजी इस इंडस्ट्री में नहीं होते तो आपको ये मौका ही नहीं मिलता पहला वाला। लोगों का नेपोटिज्म का दूसरा एंगल, फ्लिप एंगल ये भी है। बिल्कुल है। लेकिन मुझे लगता है कि पांडे जी, अगर एक डिजर्विंग व्यक्ति को मौका मिलता है तो इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, क्योंकि अगर नहीं होते डिजर्विंग तो आप 2 फिल्म करके बैठ जाते घर में। बिल्कुल। बाकी तो फिल्में, हाँ ओके, 2 फिल्में क्या, मैं वो एक गाना भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पहले मीटिंग में जब मेरे पापा निकले, उसके बाद वो किसी मीटिंग में आज तक शामिल नहीं हुए। हाँ, और हो सकता है इतने गुणी महेश भट्ट, मुकेश भट्ट बैठे हुए हैं, वो तुमको क्यों लेते? बोलते क्या नहीं भाई, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे हो, चाय पियो, कॉफी पियो। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लगता है तुम नहीं कर पाओगे। ये संवाद ये होना चाहिए कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को अपने परिवार के वजह से
किसी डिजर्विंग व्यक्ति को अपने परिवार की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने गुरुओं की वजह से, अपने बुजुर्गों की वजह से अगर मौका मिलता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है। तो मतलब ये क्या आप इसको तो न्याय नहीं मानेंगे कि डिजर्विंग व्यक्ति को मौका भी नहीं मिलना चाहिए, वो भी उसका फ्लिप साइड है। हाँ, वो भी अन्याय क्योंकि हुआ ना। आपके पिताजी अगर एक मकबूल व्यक्ति है तो आपको मौका भी नहीं मिलना चाहिए, ये भी उसका गलत साइड है। गलत साइड है। मौका तो सबको मिलना कम से कम एक फेयर मौका तो मिलना चाहिए, उसके बाद तो भाई अपना नसीब है। और हर जगह तो आपके पिताजी जा नहीं सकते हैं ना, आपको नाम कर सकते हैं। और आप देखेंगे, आपने जीवन देखा है पांडे जी कि जीवन जो है अपने आप में न्याय कर देती है। वक्त लगता है, लेकिन आपने बहुत मौसम देखे होंगे। सही बात है ना, 4 बारिशों के बाद जो है हर चीज जो है कहीं ना कहीं आके उसका जो है आंकड़ा है सही जगह पर पहुंच जाता है। आपको क्या लगता है क्या कमी आ गई है आजकल इतिहास को? आप प्लीज एक बार जाके देखो लोग कैसे करते थे, आजकल के लोग नहीं करते हैं। अनुराग जी, ये क्या चीज है? अलग अलग विषय के ऊपर हम मतलब जाएंगे तो फिर उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं संगीत कैसे करता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमारे जो गुरुजन रहे हैं और जो वो कैसे कंपोज करते थे, वो कैसे वक्त देकर कंपोज करते थे। जो आप पहले देखिए, हम टीम्स की बात करते थे कि जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी की टीम थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सुभाष घाई, राइट, साथ में उन्होंने जो अभी तो ब्रांड बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो वर्ड जो है बहुत कमोडिटी वाला वर्ड है, मैं उसको रिश्ता बोलूंगा। रिश्ते की बात, क्या आप संबंध की बात करें। बहुत बढ़िया। ए.आर. रहमान साहब, मणि रत्नम, संबंध है, आदर है, प्रेम है, और वही काम होता है, वही काम उन्होंने समय बिताया। वो रिश्ता क्यों बना पांडे जी? अगर हम आज जूम पे काम करेंगे कैसे बनेगा रिश्ता? सही बात ना, मैं अगर आज ईमेल पे गाना भेजना शुरू कर दूं, जो मैं नहीं करता, अच्छा, और व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल नहीं भेजता। आइए स्टूडियो में सुनिए। बिल्कुल, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि हम जो कर रहे हैं पहले उसका आदर करें, फिर मैं आपका आदर करूं, आप मेरा आदर करें। हम बैठे एक दूसरे के नजरों में जब आंखें मिलाकर तो देखें कि गाना कहां तक पहुंचा। सही बात है। आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, वो रिएक्शन मालूम पड़ेगा ना। नहीं तो मुंह पे तो हाँ अच्छा है, ठीक है, अरे भाई हो सकता है उसके जहन में कुछ और हो। और इसमें क्या एग्जैक्टली इसमें क्या हो गया कि लोग जो है अप्रूवल के लिए इतने उत्सुक हो गए कि बिना कन्वर्सेशन के कुछ चेंजेस भी कर देते। चेंजेस बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? हाँ, रीजन बताइए जरा। मैंने जो किया, पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए। बिल्कुल। उसके बाद अगर आप सहमत नहीं है तो मैं कुछ और कर सकता हूं, लेकिन जब तक वो समय नहीं देंगे तो फिर वो काम, फिर हमने क्या सफर का मजा ही क्या लिया? फिर तो आप पैसे तो स्टॉक मार्केट में भी कमा सकते हो, ये बात तो ना, सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो। संगीत हम क्यों कर रहे हैं? हम संगीत कर रहे हैं क्योंकि हम वार्तालाप करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी कला के माध्यम से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिल्कुल। मुझे मोहित सूरी ने मदर 2 में सीन डिस्क्राइब किया था कि वो जो है इमरान हाशमी का जो किरदार है, वो जो है जानबूझ के वो बार बार जैकलीन के घर के आसपास से ही वहीं से गुजरता है। कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन घूम फिर के वो वहीं से गुजरता है। तो मैं, सईद कादरी साहब थे, मोहित थे, तो उन्होंने लिखा कि जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूं गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जी, वार्तालाप से निकला है। क्या बात है। अगर बात नहीं करते, ये नहीं करते तो कैसे होता है ये बात? देखिए, गाने तो वैसे भी बन जाते हैं, गाने बहुत कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वापस सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा सिर्फ स्पॉटिफाई ट्रेंडिंग है? मेरे लिए वो नहीं है। वो भी है, लेकिन उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई है, जो अनुभव जुड़ा हुआ है, जरा उसका भी लुत्फ उठाइए ना। वो तो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। इंपॉर्टेंट बहुत वही है। वो आपको अंदर से संतुष्ट करेगा, सिर्फ बैंक को नहीं बढ़ाएगा। वरना क्या बैंक अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आदमी अंदर से, व्यक्ति जो है आज के जमाने में नाखुश, बहुत लोग दुखी है। क्यों दुखी है? इसके ऊपर संवाद होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो फील नहीं है, वो माहौल नहीं है। तो ईमेल कर दिया, हाँ अप्रूव कर दिया, उसने हो गया, करेक्ट, यार ये कुछ जम नहीं रहा है। क्या नहीं जम रहा है? बिल्कुल बताओ ना, क्या नहीं जम रहा है? बिल्कुल, वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जब बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चाय नहीं पियेंगे और आप बैठेंगे तो कुछ और 4 बातें करेंगे, एक रिश्ता बनता है। तो जितने म्यूजिक डायरेक्टर सुन रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए, आप बाकायदा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने बैठिए, बात कीजिए, समझिए और फिर इंस्पायर होइए। क्योंकि जो राइटर है, जिसने लिखा होगा, उसने सोच समझ के लिखा होगा और वाकई कमाल का लिखा होगा।